तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद योगेश में। ठीक है, आज मैं इंडियन पॉलिटी का एक बार फिर से आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है संविधान का निर्माण। इससे पहले जो मैंने इंडियन पॉलिटी का सेशन आपके सामने लाया था उसमें हमने कैसे देखा था कि कैसे कैबिनेट मिशन ने यहाँ पे अपने प्रस्ताव रखे थे, स्वतंत्रता अधिनियम कैसे पास हुआ था। उन सब चीज़ों को देखने के बाद आज हम ये देखेंगे आखिर संविधान का जो निर्माण हुआ, जो संविधान सभा ने किया, वो किस तरीके से उसने काम किया, कैसे भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ और कैसे हमारे संविधान अस्तित्व में आया। ठीक है, तो हम मेरे वीडियो के साथ बने रहना, पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत ईजीली ये चीज़ें समझ में आएंगी और आपकी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमेशा आप देखेंगे यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। देखिए होता क्या है, एक भारत के बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व होते हैं एम.एन. रॉय। ठीक है, सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने एक संविधान सभा के निर्माण की बात कही थी। ठीक है, इन्होंने कहा था कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए जिसका जो मतलब भारत के भावी संविधान का क्या करेगी, निर्माण करेगी। इसके बाद देखिए उस टाइम पे क्या था कि सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी सबसे पहली बार 1935 में ये एक्सेप्ट किया कि एक संविधान सभा का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से उसने एक्सेप्ट किया। अब देखिए जो नेहरू जी थे उस टाइम पे उनका बहुत बड़ा कद था, मतलब आप ये मान के चलिए महात्मा गांधी के साथ साथ जो भारत की राजनीति में सबसे बड़ा कद था वो किसका था, जवाहरलाल नेहरू का। जब नेहरू जी ने पहली बार इस बात पे फोकस किया कि संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और जिसका गठन वयस्क मताधिकार के आधार पे होगा, यानी संविधान सभा का गठन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पे होगा और वही भारत का क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी और इस पे किसी बाहरी शक्ति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। जब नेहरू जी ने 1938 में कहा, इसको याद रखना आप, ये हमेशा पेपर में पूछता भी है आप लोगों से, 1938 में नेहरू जी ने एक्सेप्ट किया कि एक संविधान सभा होगी और उसका गठन किसके द्वारा किया जाएगा, भारत के जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। तो नेहरू जी के इस प्रस्ताव को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, पहली बार एक्सेप्ट किया और वो जो एक्सेप्टेंस था वो अगस्त प्रस्ताव के रूप में सामने आया था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव ये आया था 1940 में। तो इसी अगस्त प्रस्ताव में नेहरू की बात को स्वीकार कर लिया गया था। इसके बाद क्या होता है कि भारत में आगे जाके स्टैफर्ड क्रिप्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत भेजती है, यानी एक दल भेजती है जिसका अध्यक्ष कौन होता है, स्टैफर्ड क्रिप्स, जो ब्रिटिश कैबिनेट का क्या होता है, मंत्री होता है। इससे ये कहा गया था जो ब्रिटिश का जो प्रस्ताव होता है भावी भारत के संविधान के लिए, उसका प्रारूप होगा, उसको लेकर स्टैफर्ड क्रिप्स भारत आते हैं। तो आपसे पेपर में भी पूछता है कि स्टैफर्ड क्रिप्स भारत कब आए थे। ठीक है, तो स्टैफर्ड क्रिप्स जो भारत आए थे वो 1942 में। ठीक, इसके जो प्रस्ताव को था वो मुस्लिम लीग ने क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया। मुस्लिम लीग ने कहा कि भारत का क्या होना चाहिए, विभाजन होना चाहिए और जो एक संविधान सभा की आप बात कर रहे हैं उसकी जगह दो संविधान सभा होनी चाहिए। एक भारत का विभाजन अर्थात पाकिस्तान के रूप में काम करेगी, एक दूसरा भारत के संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, जब ये सब चीज़ें हुई तो इसको मतलब स्वीकार तो था नहीं उस टाइम पे। तो इसी के बाद आगे क्या आते हैं, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में भेजा जाता है, जिसको मैं आपको पिछले सेशन में पढ़ा चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन ने भारत में क्या किया, जो दो राष्ट्र का सिद्धांत था या दो संविधान सभाओं का जो कॉन्सेप्ट लेके आती मुस्लिम लीग, उसको अस्वीकार कर दिया। लेकिन उसने जो प्रस्ताव दिया, जो उसमें प्रावधान थे, उससे कुछ हद तक मुस्लिम लीग क्या थी, संतुष्ट थी। तो देखते हैं हम कि संविधान सभा में जो सदस्य थे वो कहाँ से आए थे, कैसे उनका चयन हुआ था, इस चीज़ को हम समझते हैं। आप ध्यान से देखना, आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नवंबर 1946 में किसका गठन हुआ था, नवंबर 1946 में संविधान सभा का क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक, संविधान सभा कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग। इस संविधान सभा में जो मेंबर थे कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग 389 मेंबर होने थे। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, 389 मेंबर इसमें थे। इसमें क्या था, 296 सदस्यों का जो चुनाव होना था, यानी 296 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत से आने थे। ब्रिटिश प्रांत मैंने आपको बताया था जहाँ पे ब्रिटिश का सीधा सीधा क्या था, नियंत्रण था। और बाकी के जो सदस्य थे कितने बचे, उसमें से सदस्य 90 आप 389 में से 93 जो थे वो किससे आने थे, देसी रियासतों से। और देसी रियासत मैंने आपको बताया था
रियासतों से। देसी रियासत कौन थी? जहाँ पे ब्रिटिश का डायरेक्ट नियंत्रण नहीं था, यानी जो राजा शासन करते थे ब्रिटिश के अंडर, वो थे देसी रियासत। तो ये स्ट्रक्चर बनना था। अब जो 296 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांत के, उसमें से जो थे 292 का चुनाव जो होना था प्रांतों से होना था। कहाँ, कौन सी प्रांतों से? जहाँ गवर्नर का शासन था। नहीं, 11 प्रांत थे उस टाइम पे जहाँ पे गवर्नर होते थे, ठीक है। और बाकी के जो 4 थे वो किससे आने थे? आयुक्त के, ब्रिटिश आयुक्त के क्षेत्र से। 4 मतलब प्रत्येक से एक आना था, ठीक है, आयुक्त क्षेत्र से। चार आयुक्त क्षेत्र थे, प्रत्येक से कितना आना था? एक मेंबर चुन के आना था। ये तो किसका स्ट्रक्चर था? 389 मेंबर्स का। अब देखिए ये लोग कैसे चुने गए थे? इन लोगों को क्या किया गया था? जो सदस्य बांटे गए थे, प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग सीटें दी गई। जैसे बंगाल में अगर मतलब आप एक मोटा अनुमान मान के चलिए, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य चुना जाना था। कितना? 10 लाख पे एक मेंबर चुना जाना था। अगर आप ये मान लें कहीं की जनसंख्या अगर 50 लाख है किसी प्रांत की, सपोज बंगाल की 50 लाख है, वहाँ से 5 मेंबर आएंगे। सपोज बॉम्बे की अगर 1 करोड़ है तो वहाँ से 10 मेंबर आएंगे। तो इसी हिसाब से प्रांतों को उसकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग सीटों का क्या किया गया था? आवंटन किया गया था। अब देखिए जो सीटें थी वो 3 कैटेगरी में बांटी गई थी, यानी 3 कैटेगरी का प्रतिनिधित्व उसमें होना था। एक तो थे मुस्लिम्स, ठीक है, एक थे सिख, और जो मुस्लिम और सिख के अलावा जो बताया उसको बोला गया था अन्य, ठीक है। 3 समुदायों को बांटा गया था, मुस्लिम, सिख और अन्य। अन्य के अंदर कौन आएगा? इन मुस्लिम और सिख के अलावा जो होंगे उसको किसके अंदर लाया गया? अन्य के अलावा। अब जो ये मेंबर थे कैसे चुने गए थे आप लोगों को बताता हूँ। जैसे प्रांतों में क्या थी? विधानसभाएं थी। विधानसभाओं में क्या होता था? जो सदस्य चुन के आए थे वो सीमित मताधिकार के आधार पर विधानसभाओं में चुन के आए थे, ठीक है। विधानसभाओं में सदस्य कैसे चुन के आए थे? सीमित मताधिकार के आधार पर। अब जो ये हमने सीटों का बंटवारा किया था, मुस्लिमों को जो वोट दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? मुस्लिम सदस्यों के, यानी इनका जो समुदाय होगा। सिखों को सिखों के समुदाय ने, और अन्य को अन्य के द्वारा, ठीक। और ये जो सदस्य थे प्रांतों की विधानसभाओं ने इनको चुना था। प्रांत की जो विधानसभाएं होंगी, प्रांत विधानसभा, ठीक है, इन लोगों ने इन्हें चुना था। और कैसे चुना था? ये जो प्रांत की विधानसभा के सदस्य थे वो सीमित मताधिकार के आधार पे वो चुन के आए थे और उन लोगों ने इनको चुना। जैसे आजकल आप लोग देखते होंगे राज्यसभा के जो मेंबर चुने जाते हैं वो भी इसी तरीके से चुने जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को बोला गया अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। क्योंकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन इसलिए बोला गया क्योंकि इन लोगों को जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुना गया था। इनको अप्रत्यक्ष इसलिए बोला जाता है क्योंकि जनता ने इनको चुना, इन लोगों ने किसको चुना? इसे चुना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। जो 389 मेंबर का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बताया 3 कैटेगरी में क्या किया गया था? बांटा गया था। इसके आगे जाके क्या होता है देखिए, जब मुस्लिम लीग, जब ये चुनाव होते हैं, इसका चुनाव जो होता है वो होता है जुलाई अगस्त 1946 में। 1946 में किसका चुनाव होता है? संविधान सभा के लिए इलेक्शन होते हैं, ठीक है। जब इलेक्शन का परिणाम आता है, आप लोगों को बताऊंगा 208 सीटों पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को विजय मिलती है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। 73 सीटों पे जीतती है मुस्लिम लीग और 15 सीटों पे किसको विजय मिलती है? अन्य को, ठीक है। देखिए 208 सीटों पे कौन विजय प्राप्त करते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस। 73 पे मुस्लिम लीग, 15 पे अन्य सदस्यों को क्या मिलती है? विजय मिलती है। जब मुस्लिम लीग ये देखती है कि हमें 15 सीटों पे विजय मिल रही है तो उसको अपनी स्थिति भारत में समझ आने लग जाती है, क्योंकि उसको लगने लगता है कि कांग्रेस को मिलते हैं इतनी सीटें, हमें इतनी कम सीटें मिलती हैं, तो क्या करने लग जाती है? संविधान सभा का बहिष्कार करने लग जाती है, अर्थात हम संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए आगे क्या होता है। अब आप लोग ये ध्यान रखना, जो संविधान सभा थी वो अंशतः मनोनीत और अंशतः निर्वाचित थी। निर्वाचित का मतलब जिनको निर्वाचित करके भेजा गया था, मनोनीत का मतलब देशी रियासतों को मनोनीत करके भेजा गया था। आप लोग याद रखना, जो देशी रियासत के सदस्य मैं बता रहा हूँ 93, इनको किसने नियुक्त किया था? देशी रियासतों के शासकों ने, ठीक है, देशी रियासतों के शासक के द्वारा इनको क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था, यानी उनके द्वारा इनको भेजा गया था, ठीक है, इन लोगों को 93। तो आगे जाके जब मुस्लिम लीग को कम सीटें प्राप्त होती है, मुस्लिम लीग इसका क्या कर देती है? बहिष्कार कर देती है कि हम संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। जब मुस्लिम लीग बहिष्कार करती है तो उसके बाद 211 सदस्य मात्र किसमें भाग लेते हैं? संविधान की सभा में भाग लेते हैं। आप लोगों को याद रखना है 211 सदस्य प्रथम बैठक में भाग लेते हैं, जिस दिन संविधान सभा का क्या होता है? पहली बैठक होती है।
अब आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब इसका निर्वाचन हुआ था, जो सदस्य चुन के भेजे गए थे, यानी जो ये लोग आए थे मतलब संविधान सभा में, इनका जो चुनाव हुआ था, उसको टर्मिनोलॉजी याद रखना, उसको बोलते हैं एकल संक्रमणी मत प्रणाली। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? एकल संक्रमणी मत प्रणाली। ठीक, इसके आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। और साथ ही समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रतिनिधित्व। ठीक है, इस तरीके से किसका चुनाव हुआ था? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। अब देखिए, ये जो टर्मिनोलॉजी है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे आपको इसको डिटेल नहीं समझाऊंगा। जब मैं आपको भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में टॉपिक लेके आऊँगा कि भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, वहाँ पे भी यही चीज़ लगती है, वहाँ मैं आपको इसको डिटेल से समझाऊंगा। अभी आप लोग सिर्फ इतना समझिए इसमें क्या होता है। जैसे देखिए, अगर कोई 3 मेंबर हैं जो कि चुनाव में खड़े होते हैं, ठीक है, 3 मेंबर चुनाव पे खड़े होते हैं। अब इनको क्या होता है, एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। अगर उतना इनने प्राप्त कर लिया तो उसको विजय घोषित कर देते हैं। सपोज ये 51% लेके आना है इनने, ठीक है, कोई नंबर है 51% वोट जिसको मिलेंगे वो क्या होगा? विजय होगा। अब जैसे आप मतदाता हैं, आपके पास क्या ऑप्शन होता है, आपको जब इसको वोट देना होगा, आप क्या कर सकते हैं, अपने वोट की प्रेफरेंस के आधार पर दे सकते हैं। प्रेफरेंस का मतलब ये है, आपको देखो तीनों में से आपको सपोज ये आप चाहते हैं ये कैंडिडेट सबसे मतलब जीते, तो आप कहेंगे कि मेरी फर्स्ट चॉइस कौन है? ए है। आप दूसरे में चाहते हैं कि बी जीते, अगर ए नहीं जीता तो आपकी सेकंड चॉइस कौन होगी? बी। और सी आपकी सपोज क्या है? थर्ड चॉइस है। अब देखिए, अगर हर किसी के वोटरों के ऐसे ऐसे क्या करेंगे? काउंट करेंगे। और जब फर्स्ट प्रेफरेंस की वोटिंग को काउंट किया जाएगा, अगर वो यहाँ पहुँच जाता है, इतने % वोट प्राप्त कर लेता है, तो वो विजयी घोषित हो जाता है। बाई चांस अगर फर्स्ट राउंड की काउंटिंग के बाद उसको इतना नहीं मिला, यानी अभी वो उस रेंज पे नहीं पहुँचा कि वो जीता हुआ माना जाए, तो जिसको सबसे कम वोट मिले हैं, जो इन तीनों कैंडिडेट में जो सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस की वोट है, उसके वोट को क्या कर दिया जाता है? अन्य में शिफ्ट कर दिया जाता है और उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके वोट बटेंगे, फिर काउंट किया जाएगा, फिर देखेंगे अगर इतना पहुंच गया तो वो विजय होगा। उसको बोलते हैं एकल संक्रमणी मत प्रणाली। ठीक, वो राष्ट्रपति इलेक्शन में मैं जब आपके सामने आऊँगा, आपको पूरी डिटेल के तहत उसको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए फिर होता है क्या, संविधान सभा में जब मुस्लिम लीग को इतनी कम सीटें मिलती हैं, यानी 73, उसने क्या किया, 211 सदस्यों ने संविधान सभा में भाग लिया और मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। उसी के बाद पहली जो बैठक होती है संविधान सभा की, वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। सारी डेटें याद रखना। ठीक, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इसमें जो अध्यक्ष बनते हैं, अस्थायी जो अध्यक्ष यानी परमानेंट नहीं बनते हैं, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें क्या बनाया जाता है? पहला जो है अस्थायी अध्यक्ष जिसको बनाया जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद क्या होता है, 2 दिन बाद इनके परमानेंट मतलब जो अध्यक्ष होते हैं वो चुन के आते हैं। अध्यक्ष को इनको सेलेक्ट करते हैं। वो 11 दिसंबर 1946 को इनकी दूसरी बैठक होती है। ठीक है, जिसमें इनके परमानेंट अध्यक्ष यानी राजेंद्र प्रसाद इनको मिल जाते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, आप किसकी ओर जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद। और अगर आपसे पूछता है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो आप जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। आपसे पूछता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, आप जाएंगे 9 दिसंबर 1946। आपसे पूछता है संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, आप जाएंगे 11 दिसंबर 1946। तो इस दूसरे दिन इन लोगों ने क्या किया, अपना एक उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया। उसका नाम था HC मुखर्जी। ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपसे पूछता है संविधान सभा का जो उपाध्यक्ष था वो कौन था? HC मुखर्जी था। और इसी दिन ये क्या करते हैं, अपना एक संवैधानिक सलाहकार नियुक्त करते हैं जो कि सलाह देते रहेंगे। उसका नाम था BN राव। ठीक है, अगर आपसे पूछता है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो आप किसकी ओर जाएंगे? BN राव की तरफ। तो अब ये जो संविधान सभा थी, इसमें क्या था, हर वर्ग का प्रतिनिधि था। मतलब आप ये मान के चलिए, सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी जैसे बड़े नामों को छोड़ के इसमें हर जगह से प्रतिनिधि आए थे। आप कहेंगे अनुसूचित जाति, जनजाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, हर वर्ग का इसमें प्रतिनिधि था। इसीलिए संविधान को बनाने में देखो हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, हर चीज़ को उसमें क्या किया गया, बैलेंस किया गया। जब ये सब चीज़ें होती हैं, उसके बाद आप लोगों के सामने आएंगे कौन? उद्देश्य प्रस्ताव। नेहरू जी जो है 13 दिसंबर 1946 को
संविधान में एक प्रस्ताव पेश करते हैं जिसको बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसकी डेट भी आती है आपको, कौन पेश करते हैं, नेहरू को, और डेट भी आपको याद होनी चाहिए। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब था कि भारत के संविधान का स्ट्रक्चर कैसा होगा, भावी भारत का संविधान क्या होगा, उसमें क्या प्रावधान होंगे, इस टाइप का एक दर्शन था ये उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको कौन लेके आए थे, नेहरू जी। और कब लेके आए थे, 13 दिसंबर 1946 को। आपकी इसको डेट भी याद होनी चाहिए। इसमें क्या कहा था इन्हें, देखो इन्होंने कहा था भारत जो है एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र होगा। भारत क्या होगा, एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र होगा, और इसकी संविधान सभा के द्वारा इसका क्या किया जाएगा, संविधान का निर्माण किया जाएगा। यानी भारत क्या है, एक स्वतंत्र और एक संप्रभु राष्ट्र है, ठीक। और इसी के मतलब जो संविधान सभा है इसके द्वारा क्या किया जाएगा, भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा इसने कहा था भारत का एक संघ होगा, यानी भारत एक संघ होगा जिसके अंदर कौन होंगे, देखो एक तो पूरे ब्रिटिश भारत होगा, जहाँ जहाँ ब्रिटिश का शासन था, ठीक है, ब्रिटिश भारत होगा। दूसरा कौन होगा इसके अंदर, ऐसे राज्य या राज्यों के क्षेत्र होंगे जो भारत की सीमा के अंदर होंगे, राज्यों के क्षेत्र, ठीक, राज्यों के क्षेत्र। तीसरा कौन होगा इसके अंदर, ऐसे क्षेत्र या ऐसे अन्य क्षेत्र जो भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं, ठीक है, यानी अन्य क्षेत्र जो भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं। अब जो ये क्षेत्र होगा इनकी जो सीमाओं का निर्धारण होगा, ये किस बाउंड्री के तहत ये आएंगी, ये सब कौन तय करेगा, संविधान सभा। यानी इनकी जो बाउंड्री होगी, ठीक है, वो किसके द्वारा तय की जाएगी, संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा, ठीक है। इनसे कहा गया, देखिए आपकी अगर अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां मतलब जिसका तीनों सूची में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में कहीं भी उल्लेख नहीं है, या कोई ऐसा मैटर जिसका कहीं उल्लेख नहीं है, उसको बोलते हैं अवशिष्ट शक्ति, ठीक है। नेहरू जी ने कहा अवशिष्ट शक्तियां हम चाहें तो इनको दे सकते हैं, और इसके अलावा जो विषय संघ में है, जैसे विदेश हो गया, रक्षा हो गया, संचार हो गया, इसके अलावा अन्य में इनको कानून बनाने का क्या दे सकते हैं, हम राइट दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो हुआ क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव में एक और मुख्य चीज़ आती है। नेहरू जी ने कहा था जो भारत में है, जो भी नागरिक होंगे, जो भी लोग होंगे, उनको क्या किया जाएगा, विधि के समक्ष समानता दी जाएगी, ठीक है, विचार और अभिव्यक्ति की उनको स्वतंत्रता होगी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से उनको न्याय मिलेगा। भारत का जो भी रीजन है, चाहे स्थल खंड है, जल खंड, स्थल खंड है, आपका जल खंड है, एयर है, वायु खंड है, जितना भी है सबकी क्या की जाएगी, सभ्य देश की तरह उसकी क्या की जाएगी, रक्षा की जाएगी। इसके अलावा जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति होंगे, या जो पिछड़े वर्ग होंगे, कमजोर होंगे, उनकी सुरक्षा का भी क्या किया जाएगा, विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। सभी सारे प्रस्ताव किस्मत है नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव में। जब ये सब चीज़ें नेहरू जी ने लेके आए, इन सब के बाद क्या हुआ, 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। अगर आपसे ये पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब एक्सेप्ट किया गया, आपको डेट याद होनी चाहिए, आपके पेपर में आता भी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो उद्देश्य प्रस्ताव था वही भावी भारत का क्या बना, मतलब उसके जो मेन पॉइंट थे उसको हमने अपने संविधान में एक्सेप्ट कर लिया था। और आप देखेंगे आगे जब मैं आपको भारत के संविधान की प्रस्तावना समझाऊंगा, प्रस्तावना में भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको समझ आ जाएंगे कि हमने कहाँ से लिए हैं, नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव से लिए गए, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर आप रिवाइज करेंगे, इसको देखेंगे, पक्का समझ लें कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में देखने को ये मिलती हैं। इसके आगे क्या होता है, देखिए जब स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आपको पढ़ा चुका हूँ, उसके प्रावधानों का प्रयोग करते हुए ये देखना संविधान सभा कैसे मतलब आगे का काम करती है, कैसे मुस्लिम लीग अलग होती है, उसको मैं आपको इसके अगले सेशन में लेके आऊँगा, ठीक है, अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप मान के चलिए अगर ये दोनों वीडियो को अगर आप कंबाइन करके देखेंगे तो समझ के चलिए आपकी कहीं ना कहीं आपके 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो फिर देखना। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप पक्का देखना, कहीं ना कहीं अगर मैंने कोई चीज़ ऐड की होगी तो आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगी। तब तक इसको रिवाइज कीजिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।